नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर के वी राय, फॉर्मर एडवाइज़र, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। सर्विस मैटर की सीरीज़ में आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन अवेलेबल टू द गवर्नमेंट सर्वेंट्स। भारत के संविधान के पार्ट 14 ने सरकारी मुलाजमों को डिसमिसल, रिट्रेंचमेंट इत्यादि से काफ़ी हद तक प्रोटेक्शन दे रखी है। किसी भी सरकारी मुलाजम को बिना कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को फॉलो किए बिना रिट्रेंच, डिसमिस या नौकरी से नहीं निकाला जा सकता, मेजर पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। इसके लिए आर्टिकल 309, 310 और 311 रेलिवेंट है। इन आर्टिकल्स के अनुसार किसी भी एम्प्लॉय को आप रूल्स रेगुलेशंस के अंतर्गत ही निकाल पाएंगे। उनका फॉलोअप करना बहुत ज़रूरी है। यदि आपने किसी को पनिशमेंट उसके बिना दे दी तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उनको बहाल करने में नहीं हिचकिचाते। आर्टिकल 309 कहता है कि गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो लॉज बनाए जिसके अंदर कंडीशन ऑफ सर्विस लेट डाउन हो, क्योंकि यहाँ कई किस्म की सर्विसेज हैं। रेलवे के अलग से है, सिविल सर्वेंट्स अलग से हैं, मिनिस्ट्रीज के, मिलिट्री सर्विसेज अलग से हैं। तो हर चीज़ के लिए सर्विस रूल्स बनने चाहिए। सिविल सर्वेंट्स को प्रोटेक्शन देने के लिए सीसीएस सीसीए रूल्स 1965 बना दिए गए हैं, जिनका फॉलोअप करना ज़रूरी है। इसी 309 आर्टिकल के अंदर प्रोविजन है कि जब तक ऐसे सर्विस रूल्स नहीं बनते तब तक राष्ट्रपति महोदय ऑन द एडवाइस ऑफ द गवर्नमेंट कुछ रूल्स बना सकते हैं जो लोकसभा, राज्यसभा या असेंबलीज के पारित होने के बिना भी लागू किए जा सकते हैं। वैसे तो आर्टिकल 309 enables the government, gives the powers to the government to enact laws governing the conditions of service, परंतु अभी तक जो भी हमारे रूल्स बने हैं वो लॉज के अंतर्गत नहीं बने, बल्कि प्रेसिडेंशियल पावर्स को यूज़ करके उनको बनाया गया है। तो इस प्रकार से सीसीएस सीसीए रूल्स 1965 इसी प्रोवियो के अंतर्गत आते हैं और इनका पालन करना कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। जब तक आप इनको पालन नहीं करेंगे तब तक आप किसी को भी मेजर पनिशमेंट नहीं दे सकते। आर्टिकल 310 कहता है कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो हैं दे आर एट द प्लेयर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पर प्लेयर डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स का हवाला दे रखा है। दैट मीन्स कोई सी भी आदमी को आप तब तक रिट्रेंच नहीं करेंगे जब तक लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस नहीं फॉलो होते। यदि आपको किसी को टर्मिनेट करना भी पड़ जाए या डिसमिस करना पड़ जाए तो आपको प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि आप किसी अन्य व्यक्ति को लगाना चाहते हैं और पहले व्यक्ति को निकालना चाहते हैं तो जितना आपने उसको टेन्योर के लिए लगाया था उसकी बकाया पेमेंट आपको देनी पड़ेगी, तभी आप उसको निकाल सकते हैं। वरना अगर आपने उसको बिना बकाया पेमेंट के कॉन्ट्रैक्ट जो किया है उसमें निकाल दिया तो दैट विल बी अगेंस्ट द रूल्स एंड रेगुलेशंस। सो द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर डीम्स it necessary in order to secure the services of a person having special qualifications. It provides for the payment to him of compensation if before expiration of the agreed period
that post is abolished or he is, for reasons not connected with the misconduct on the part, required to vacate the post. यानी कि किसी आदमी को अगर आप वकेट करना चाहते हैं, उसको निकालना चाहते हैं, तो उसको या तो बकाया पेमेंट दे देंगे या उतना नोटिस देना पड़ेगा, परंतु उस नोटिस के यहाँ पर एवज में पेमेंट देने का प्रावधान कर रखा है। हमारे यहाँ एक ऐसा केस हुआ था जिसके अंतर्गत किसी जेई को निकाल दिया गया था और उसको 1 मंथ नोटिस देने की बजाय 1 महीने की सैलरी दे दी गई थी और उसकी रसीद ले ली गई थी, परंतु बाद में वो रसीद जो थी वो गायब हो गई एंड ही फॉट द केस इन द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, और उसको जो है पूरे बेनिफिट्स मिले कि या तो आप प्रूव करिए कि आपने इसको पेमेंट दिया और उसकी रसीद प्रोड्यूस करिए, नहीं तो इसके बहाली के ऑर्डर कर दिए जाएंगे। द गवर्नमेंट कुड नॉट प्रोड्यूस द रिसीट क्योंकि वो किसी प्रकार से मैनिपुलेट हो चुकी थी, तो उसको रिटायरमेंट के आसपास वही पोस्ट दी गई जो उससे नेक्स्ट जूनियर को मिली थी, यानी कि वो बिना काम किए चीफ इंजीनियर रैंक पर रिटायर हुआ और उसको जो पेंशनरी बेनिफिट वगैरह मिलने थे वो सब मिल गए। इस प्रकार से यदि आप कैश देकर किसी को निकालते हैं तो उस रिसीट को भी संभाल कर रखना बहुत आवश्यक है। ये तो बहुत पुरानी बात है, 60s की है, परंतु आजकल आप किसी को अगर ऐसे रिट्रेंच करते हैं या रिमूव करते हैं फ्रॉम सर्विस, तो उसकी पेमेंट जो है ऑनलाइन पीएओ से करवा दीजिए या उसको चेक के माध्यम से दें, ताकि हमारे पास एविडेंस हो कि हमने उसको ड्यू अमाउंट जो है दे दिया है, वरना ही हैज़ गॉट चांसेस टू फाइट आउट द केस अगेंस्ट द गवर्नमेंट। इसी प्रकार से सेक्शन 311 वो भी यही कहता है किसी भी व्यक्ति को डिसमिस या रिमूव नहीं कर सकते या जब तक कि आपने ड्यू प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2, डिसमिसल या रिमूवल वही अथॉरिटी करेगी जिसने उसको अपॉइंट किया था, उससे कम रैंक के अधिकारी उसको रिमूव नहीं कर सकेंगे। तो 311 के अंदर भी बहुत तगड़ी प्रोटेक्शन है। सीसीएस रूल के भी अंदर भी किस प्रकार से इंक्वायरी करना है उसकी पूरी पद्धति दे रखी है। यदि हम उस पद्धति को फॉलो नहीं करते तो द पर्सन कैन बी रीइंस्टेटेड। नॉर्मली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पनिशमेंट के अंदर इंटरवीन नहीं करते, जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने उनको पनिशमेंट दी है वो उसको मान्यता दे देते हैं, परंतु ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉज ऑफ नेचुरल जस्टिस ये ज़रूर हमें अडॉप्ट करने पड़ेंगे। यानी कि उसको चार्जशीट दिया जाए, उसको सुनवाई का मौका दिया जाए, उसको विटनेस प्रोड्यूस करने का मौका दिया जाए, उसको क्रॉस एग्जामिनेशन करने का मौका दिया जाए, उसको डिफेंस असिस्टेंट प्रोड्यूस करने का मौका दिया जाए ताकि उसका केस लड़ सके। तो ये जितने भी रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस और सीसीएस कंडक्ट रूल्स के अंदर प्रावधान है वो स्टेप बाय स्टेप मेटिकुलसली सारे के सारे हमें अडॉप्ट करने होंगे। यदि हम इनको अडॉप्ट नहीं करते हैं तो ही कैन बी, हमारा जो ऑर्डर है विशिएट हो सकता है और डी नोवो इंक्वायरी के ऑर्डर हो सकते हैं और केस जो है उसकी फेवर में भी जा सकता है। सो 311 के अंदर इस प्रकार ये दोनों प्रोटेक्शन है कि कोई भी इंक्वायरी के बिना, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बिना हमने उसको रिट्रेंच करेंगे और कोई भी जूनियर अधिकारी जिसने अपॉइंट किया था उससे जूनियर अधिकारी उसको डिसमिसल या रिमूवल के आदेश नहीं दे सकता। इसमें कई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, परंतु वी हैव टू नॉट ओवरलुक देम, और उनके लिए हमें समाधान ढूंढना पड़ेगा। उससे अपर रैंक के अधिकारियों के मार्फत इन चीज़ों को लागू किया जा सकता है, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो अधिकारी जिन्होंने उसको नियुक्त किया होगा हो सकता है वो पोस्टें अबॉलिश हो गई हों या उनका जो है प्रमोशन हो गया हो
या उस रैंक के अधिकारी इस समय उपलब्ध ना हों। तो इस प्रकार से टाइम टू टाइम सर्विस मैटर्स में बहुत सारी चेंजेस आ जाती हैं। उनको देखते हुए हमें एडमिनिस्ट्रेटिवली जो भी चाराजोई करनी है वो करनी ही पड़ेगी। परंतु इसमें कुछ प्रावधान ये भी कर दिए गए हैं कि जहाँ पर इंक्वायरी करना संभव नहीं है या उस एम्प्लॉय को किसी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में चार्ज कर दिया गया है या विटनेसेस प्रोड्यूस नहीं की जा सकती या इंक्वायरी जो करना है वो प्रैक्टिकेबल नहीं है, तो द प्रेसिडेंट कैन ऑर्डर और द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कैन टेक ए डिसीजन टू रिमूव देम और डिसमिस देम विदाउट इंक्वायरी आल्सो। परंतु ये रेयर ऑफ द रेयर केसेस होंगे। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी व्यक्ति को आप डिसमिस करना चाह रहे हैं और उसको क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के अंदर पनिशमेंट हो चुका है एंड उसके बाद आपको इंक्वायरी करने की आवश्यकता नहीं, परंतु वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स ऐसी होनी चाहिए विच शुड नॉट बी नॉर्मल। उसका जो एक्ट है वो वायलेशन का वो अब नॉर्मल होना चाहिए, जिसके अंतर्गत उसको पनिशमेंट क्रिमिनल चार्जेस पर हुआ है। ये नहीं कि उसने रेड लाइट जंपिंग कर लिया, उसको चार्ज फ्रेम हो गए और उसको पनिशमेंट हो गई तो इसका नाम क्या, उसको डिसमिस कर दिए। तो इस प्रकार की कई रूलिंग्स भी सुप्रीम कोर्ट ने दी हैं कि वी हैव टू गो इनटू फैक्ट्स ऑफ द केस कि क्रिमिनल चार्जेस क्या थे, क्या उसके बियॉन्ड उन चार्जेस को देखते हुए उसको सर्विस में रखा जा सकता है या नहीं रखा जा सकता। तो इन चीज़ों को इवेल्यूएट करने के बाद ही आप इंक्वायरी से जान छुड़वा सकते हैं या बिना इंक्वायरी डिसमिसल या रिमूवल के ऑर्डर्स कर सकते हैं। कई दफ़ा ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं कि आप चाइल्ड ऑफिसर के अगेंस्ट विटनेसेस प्रोड्यूस नहीं कर सकते, आप ढंग से इंक्वायरी नहीं कर सकते, या वो इन्फ्लुएंस कर सकता है कि उसका जो है करैक्टर इस प्रकार का है कि वो उससे लोग डरते हैं और सामने नहीं आना चाहते। तो ऐसे केसों में भी आप इस प्रावधान को यूज़ कर सकते हैं। 3-4 साल पहले एक केस के अंदर एक डीसीपी महोदय किसी पुलिस कर्मचारी का इंक्वायरी कर रहे थे और वो पुलिस कर्मचारी इंक्वायरी के अंदर पेश हुआ और पेश होते ही इंक्वायरी ऑफिसर को उसने शूट डाउन कर दिया। उधर से डीसीपी महोदय ने भी अपनी रिवॉल्वर निकाली और उस चार्ज ऑफिसर को शूट डाउन कर दिया। विद द रिजल्ट चार्ज ऑफिसर भी समाप्त हो गए और जो हमारे अधिकारी महोदय थे जो डिसिप्लिनरी इंक्वायरी कर रहे थे उनका भी देहांत हो गया। तो ऐसे केसों में हमें देखना पड़ेगा कि सिचुएशन कैसी है। तो इन केसों में यदि आपको किसी पुलिस अधिकारी को या किसी और आदमी को डिसमिस करने की आवश्यकता पड़े तो इसके लिए भी प्रावधान स्पष्ट हैं। या तीसरा है, वेयर द प्रेसिडेंट और द गवर्नर एज द केस में बी इज सेटिस्फाइड दैट इन द इंटरेस्ट ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट इट इज़ नॉट एक्सपीडियंट टू होल्ड सच इंक्वायरी। ऐसे मामलों में भी जहाँ सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री इज़ एट स्टेक, वहाँ पे भी आप जो है डिसमिसल या रिमूवल कर सकते हैं। जैसे आतंकवाद के केसों में हमें विटनेस नहीं मिल पाएंगी या किसी आदमी ने आतंकवादियों को प्रोटेक्शन दे रखा हो या उनके साथ मिली भगत हो, तो ये चार्जेस सिक्योरिटी ऑफ इंडिया के अगेंस्ट जाते हैं। तो नेशनल सिक्योरिटी को देखते हुए, नज़र मद्दे रखते हुए भी इस तीसरे प्रावधान के अंदर हम किसी आदमी को डिसमिस या रिमूव कर सकते हैं विदाउट इंक्वायरी। तो इस प्रकार से 3 प्रावधान हैं। ए के अंतर्गत डिसमिसल और रिमूवल और रिडक्शन टू रैंक, जहां पर कन्विक्शन ऑफ द क्रिमिनल चार्जेस हो चुका है, ऑलरेडी किसी कोर्ट ने कर रखा है। बी है, वेयर द अथॉरिटी इज एम्पावर्ड टू डिसमिस और रिमूव टू रिड्यूस इन रैंक इज सेटिस्फाइड दैट फॉर सम रीजन to be recorded by that authority in writing is not reasonable practicable to hold such inquiry। तो ऐसी सिचुएशन में आपको अपने रिकॉर्ड पे, नोटशीट पे ये लाना ज़रूरी होगा कि आप इंक्वायरी क्यों नहीं होल्ड कर सकते। डिसमिसल ऑर्डर में आप भले ही एक आध लाइन का
वो इंडिकेशन दे दें, वहाँ पूरा जस्टिफिकेशन देने की आवश्यकता नहीं है। परंतु आप डिसीजन लेने से पहले एप्लीकेशन ऑफ माइंड आपने किया और रिकॉर्ड किया आपने नोट शीट पर कि इन कारणों से हम इसको डिसमिस करेंगे या रिमूव करेंगे, क्योंकि इंक्वायरी करना संभव नहीं है। उसको जस्टिफाई करना होगा, विच कैन बी प्रोड्यूस टू बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। और तीसरा हो गया, यदि सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट इज़ एट डेंजर। तो इसी प्रकार से हमारे एज ए सिटीज़न फंडामेंटल राइट्स भी हैं, जिनके तहत लोग चले जाते हैं और रिट पिटीशन दायर कर देते हैं, मेरा फलां फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ, फलां फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ। इन चीज़ों को भी नज़र मद्दे में रखना पड़ेगा। सो CCA रूल्स जो हैं वो मेजर पनिशमेंट के लिए एप्लीकेबल हैं, माइनर के लिए भी एप्लीकेबल हैं, परंतु वहाँ ज़रूरी नहीं कि हर केस में इंक्वायरी ऑर्डर की जाए। और कई दफ़ा इंक्वायरी के बावजूद भी हम माइनर पेनल्टी देकर उसको छोड़ सकते हैं। तो इसके लिए जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है या अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, वो ही इनके अंदर डिसीजन ले सकते हैं। और उसके बाद उस एप्लीकेंट के पास या उस गवर्नमेंट सर्वेंट के पास राइट है कि वो इसके रिव्यू के लिए चला जाए या रिवीजन के लिए चला जाए और अपनी एप्लीकेशंस लगा दे। तो हमारा CCA कंडक्ट रूल माइनर पनिशमेंट के लिए अलग से प्रोविजन करता है और मेजर पनिशमेंट के लिए अलग से प्रोविजन करता है। मेजर पनिशमेंट में डिसमिसल, रिमूवल फ्रॉम सर्विस एक्सेट्रा आ जाते हैं, और इनके अंतर्गत हमें इंक्वायरी करना इट इज़ ए मस्ट। और लॉज ऑफ नेचुरल जस्टिस को भी फॉलो करना बहुत आवश्यक है। यदि हमने कोई स्टेप में चूक कर दी तो दी इंक्वायरी रिपोर्ट कैन बी विशिएटेड एंड डी नोवो करने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो इस प्रकार से CCA कंडक्ट रूल, जो कि आर्टिकल 309 के अंतर्गत माने गए हैं, बने हुए, उनको फॉलो अप करना ज़रूरी है। सो आर्टिकल 309, 310 और 311 गवर्नमेंट सर्वेंट को प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी सर्विस को प्रोटेक्ट करते हैं, उनके सर्विस इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गवर्नमेंट सर्वेंट की फेवर में जाता है, और उसके साथ साथ जो हमारे सुप्रीम कोर्ट की टाइम टू टाइम रूलिंग्स आई हैं वो इससे भी आगे उनको हेल्प करती हैं। कुछ केसों में उन्होंने डी नोवो इंक्वायरी के लिए कह दिया, कुछ केसों में ऑर्डर को ही डिसमिस कर दिया। अभी स्टील मिनिस्ट्री के एक क्लास 4 एम्प्लॉय को डिसमिस किया गया था बिकॉज ऑफ लीव फ्रॉम ऑफिस विदाउट, जिसको कहते हैं प्लेइंग ट्रूएंट या डाइस डॉन के केस में उसको डिसमिस किया। तो सुप्रीम कोर्ट केम डाउन हैविली अपॉन द ऑफिसर्स कि आप बड़ी मछलियों को छोड़ देते हैं और छोटी छोटी मछलियों को सजा देते हैं। तो उन्होंने डिसमिसल जो है रिसेंटली ही सेट असाइड कर दिया। तो इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट भी इन केसों में ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स को भी देखती है, दूसरे एस्पेक्ट्स को भी देखती है, रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस इम्प्लीमेंट हुए कि नहीं हुए, इन सब प्रावधानों को देखती है। और CCS कंडक्ट रूल्स या जो भी उसको आइडेंटिकल रूल्स लगते हैं उनका भी इम्प्लीमेंटेशन देखती है। तो जब भी आप किसी आदमी को डिसमिस या रिमूव करना चाहें या मेजर पनिशमेंट कोई और देना चाहें, तो इंक्वायरी करना इट्स ए मस्ट अकॉर्डिंग टू द लॉ एंड रूल्स। और वही आदमी उसको सज़ा देगा जो कॉम्पिटेंट हो, उसको सज़ा देने का, अपॉइंटिंग अथॉरिटी के समतुल्य हो या उसके हायर रैंक का हो। उससे लोअर रैंक का आदमी उसको रिमूवल या डिसमिसल की सज़ा नहीं दे सकता। ऐसी प्रोटेक्शन प्राइवेट सेक्टर में या मल्टी एजेंसी जो हैं, मल्टीनेशनल एजेंसीज, उनके यहाँ प्रावधान नहीं है। वहाँ तो हायर एंड फायर की नौकरी है, सुबह आपको करोड़ों की नौकरी मिल जाती है, चंद महीनों बाद वो नौकरी चली जाती है, एंड देयर हैव नो प्रोटेक्शन ऑफ सिमिलर नेचर विद देम। सो विद दिस वी एंड दिस चैप्टर, और नेक्स्ट एपिसोड में हम किसी और एस्पेक्ट पे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।